Let's begin chapter number 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो हमें पता है कि डेमोक्रेसी दो टाइप की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जनरली इलेक्शंस होते हैं। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, बट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के फीचर्स क्या हैं। एक एग्जांपल दे रखा है इसमें हरियाणा स्टेट असेंबली इलेक्शंस के बारे में कि 1982 से 1987 तक यहाँ पर कांग्रेस रूल करती है। 87 में यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, तो एक नई पार्टी बनती है लोकदल, जो कि चौधरी देवीलाल बनाते हैं कांग्रेस के अपोजिशन में, बाकी और पार्टीज़ को भी ऐड कर लेते हैं। तो और एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, न्याय युद्ध, स्ट्रगल फॉर जस्टिस। तो लोकदल वर्सेस कांग्रेस होता है और ये बोलते हैं कि अगर हम जीत गए, लोकदल अगर जीत गई, तो लोन्स जो है फार्मर्स के, स्मॉल बिजनेसमैन के, वो माफ़ कर दिए जाएंगे। लोकदल को अकेले यहाँ पे 60 सीट जीतती है, लोकदल 90 में से, और कांग्रेस को सिर्फ 5 सीट मिलती है। और लोकदल और जो सपोर्टर्स हैं उनको 76 सीट्स मिलती है, तो मेजॉरिटी में है। अब मेजॉरिटी में है तो लोकदल जीत गई। अब एमएलएज जो है हरियाणा की लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो देवीलाल को चूज़ कर लेते हैं एज देयर सीएम। और गवर्नर जो है फिर सीएम को बुलाते हैं कि आप ओथ ले लो, और 4 साल बाद फिर ये पार्टी 1991 में गिर जाती है और 1991 में यहाँ पर दोबारा से इलेक्शंस होते हैं। इस बार इस पार्टी को पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिलता और कांग्रेस जो है दोबारा से पावर में आ जाती है। तो ये इलेक्शंस के बारे में है कि इलेक्शंस एक्चुअली होते कैसे हैं, वो हम आगे देखेंगे। इंडिया में इलेक्शंस डेमोक्रेटिक हैं या नहीं है, वो भी आगे देखेंगे। अब इलेक्शंस की नेसेसिटी क्यों है, इलेक्शंस चाहिए क्या, क्यों? सबसे पहले इलेक्शंस क्या होता है? इलेक्शन एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिससे लोग चूज़ करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। हर 5 साल बाद इंडिया में इलेक्शंस होते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में तो इलेक्शंस नहीं होते क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन भी कम है, सारे लोग एक साथ बैठ के ही डिसीजंस ले लेते हैं। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करें कि उनके लिए लोग लॉज कौन बनाएगा, गवर्नमेंट जो है वो कौन फॉर्म करेगा, जो मेजर डिसीजंस है कंट्री के लिए वो कौन लेगा, या किस तरीके की पॉलिटिक्स, किस तरीके की पॉलिसीज़ जो हैं वो कंट्री को इन्फ्लुएंस करेंगी, और किस तरीके की पॉलिसीज़ जो है गवर्नमेंट को गाइड करेगी कंट्री के लिए लॉज बनाने के लिए, रूल्स बनाने के लिए। ठीक है, अब डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हो रहे हैं, नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हो रहे हैं, उसके क्या फ़ीचर्स हैं? अब डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में तो इलेक्शंस होते हैं, कई नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में भी इलेक्शंस होते हैं। पता कैसे लगेगा कि कौन से इलेक्शंस अच्छे हैं, आई मीन कौन से इलेक्शंस डेमोक्रेटिक हैं? तो सबसे पहला उसका एक फ़ीचर है कि वहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होगा, यानी कि हर एक बंदा रूल कर पाएगा। एवरी पर्सन कैन रूल, नहीं मतलब एवरी पर्सन कैन वोट देयर। सबको राइट है वहाँ पर वोट करने का और हर एक वोट की इक्वल वैल्यू होगी। और सेकंड फीचर है कि पार्टीज़ होंगी बहुत सारी, उसमें से लोग चूज़ कर पाएंगे कि हमें किसे वोट करें, किसे हमें वोट करना है। थर्ड, रेगुलर इंटरवल्स पे इलेक्शंस होने चाहिए। फोर्थ, जो कैंडिडेट लोगों ने चूज़ किया है कि हाँ जी इनके पास मेजॉरिटी है, तो वही इलेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि लोग तो इनको चूज़ ही नहीं कर रहे, आप किसी और को इलेक्ट करके एमएलए या एमपी बनाए जा रहे हो। जो लोग चूज़ करेंगे वही होना चाहिए। फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। ठीक है, अब कई पार्टीज़, बहुत सारी पार्टीज़ हैं हमारे पास चूज़ करने के लिए। अब कई बार पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है इन सिचुएशंस में, इलेक्टोरल कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। ये बात तो चलो ठीक है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं पार्टीज़ में से चूज़ करने के लिए, लेकिन इस पॉलिटिकल कंपटीशन की, इस पार्टी कंपटीशन की, इस इलेक्टोरल कंपटीशन की कुछ डीमेरिट्स भी हैं कि इसकी वजह से डिसयूनिटी क्रिएट हो जाती है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो लोग जो हैं वो डर्टी प्रैक्टिसेस भी फॉलो करते हैं इलेक्शंस जीतने के लिए। फैक्शनलिज्म क्रिएट हो जाता है लोकेलिटीज़ में कि हम इसको वोट नहीं करेंगे, सिर्फ इसको वोट करेंगे। और जो इस पार्टी के सपोर्टर्स हैं, एक लोकेलिटी में रहने वाले वो अलग रहते हैं, जो इस पार्टी के सपोर्टर्स है वो अलग रहते हैं। तो फैक्शनलिज्म जो है वो ग्राउंड लेवल पे क्रिएट हो जाता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो पाते हैं, अनहेल्दी कंपटीशन हो जाता है। जो वीकर सेक्शंस हैं वो उनको पावर ही नहीं मिलती, वो रिप्रेजेंट ही नहीं करते, वो आते ही नहीं है लोकसभा के अंदर तक, वो हार जाते हैं इलेक्शंस को। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन सिर्फ ये है कि ग्राउंड लेवल पे हम लोगों को एजुकेट करें, लोगों को हम नॉलेज प्रोवाइड करें कि जो आगे आने वाले पॉलिटिकल लीडर्स होंगे उनका माइंडसेट यही होना चाहिए कि हमारा करेक्टर अच्छा होना चाहिए, हमें जो है लोगों को सर्व करना है, हमें ये पैसे नहीं खाने, ये सारे काम नहीं करने। ये कब ठीक होगा? जब हम ग्राउंड लेवल से ही लोगों को एजुकेट करना स्टार्ट करेंगे। और अगर कोई लोगों को सर्व नहीं करता, वो चीट करते हैं इलेक्शंस में या कुछ डर्टी प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, तो उसके लिए पनिशमेंट है कि जब अगली बार इलेक्शंस होंगे तो लोग
उनको वोट नहीं करेंगे और वो हार जाएंगे। फाइन। अब इंडिया का जो इलेक्शन सिस्टम है, इंडिया का जो इलेक्टोरल सिस्टम है, वो डेमोक्रेटिक है या नहीं है, वो पढ़ना है। ये पढ़ने से पहले दो तरीके के इलेक्शंस जनरली होते हैं। एक तो होते हैं जनरल इलेक्शंस और एक होते हैं बाई इलेक्शंस। जनरल इलेक्शंस यानी कि जो हर 5 साल बाद होते हैं, कि हर 5 साल बाद इलेक्शंस हो रहे हैं, या तो लोकसभा पे या राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या स्टेट असेंबलीज़ में। बाई इलेक्शंस ये होते हैं कि अभी 5 साल कंप्लीट नहीं हुए इलेक्शन हुए, टर्म कंप्लीट नहीं हुआ एक एमएलए का या एक स्टेट एमएलए का या एक एमपी का, और उनकी डेथ हो जाती है, वो रेजिग्नेशन दे देते हैं, यानी कि 5 साल कंप्लीट होने से पहले ही जो सीट खाली हो जाती है, तो वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, उसको हम कहते हैं बाई इलेक्शंस। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा ही है ये कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ होती हैं। तो ये अब देखते हैं इलेक्शंस कैसे होते हैं। तो पूरी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइड कर दिया। जैसे हम देखें तो ये एक पूरी कंट्री है, उसको कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइड कर दिया कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमपी, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमपी, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमपी। तो पूरी कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइड कर रखा है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक इंसान जो है वो इसमें आएगा लोकसभा में, राइट। तो एमपीज़ के लिए ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ होगी। स्टेट लेवल पे क्या है कि ये स्टेट है कि ये स्टेट है, स्टेट को आपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइड कर दिया। जैसे कि हरियाणा है, हरियाणा में 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइड कर दिया। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पर्सन जो है इलेक्ट होकर वो कहाँ जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएगा। तो जो मेंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली का उसको कहते हैं एमएलए, और जो मेंबर है उसका लोकसभा का या राज्यसभा का उसे कहते हैं हम क्या, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइड करा कंट्री को, वहाँ से चूज़ होके आए एमपीज़। स्टेट्स को डिवाइड करा कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में, वहाँ से चूज़ होके आए एमएलएज़। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज कम होते हैं, जो इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन जो है बहुत ज़्यादा होता है, फेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाती, यानी कि जो वीकर सेक्शंस हैं उनको वो इलेक्ट ही नहीं हो पाते हैं, सिर्फ इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं वो जीत जाते हैं। तो जो ये वीकर सेक्शंस डिप्राइव हो जाते हैं ना अपन इलेक्ट होने के लिए, जो वीकर सेक्शंस है दे आर डिप्राइव्ड ऑफ सम रिसोर्सेज, तो वो इलेक्ट नहीं हो पाते हैं। उसके लिए क्या है, उसके लिए कुछ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हमारे यहाँ पर है। यानी कि अगर ये एक स्टेट है, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ डिवाइड कर रखी है, तो हमने ये कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व कर दी एससी के लिए, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व कर दी एसटी के लिए। यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो कैंडिडेट्स खड़े होंगे ना, वो कौन होंगे, सिर्फ एससी होंगे, वोट सब करेंगे। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो एसटी होंगे वो कैंडिडेट्स होंगे, कैंडिडेट जो खड़े होंगे इलेक्शन के लिए वो एसटी होंगे, वोट सब करेंगे। तो ये रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का कॉन्सेप्ट है। एट प्रेजेंट लोकसभा में 84 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर एससीज एंड 47 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर एसटीज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट, राइट। और लोअर लेवल देखें, पंचायत्स देखें, जहाँ पर वार्ड्स में डिवाइडेड होती हैं पंचायत्स, वहाँ पर 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। ये बोला जा रहा है कि एट द अपर लेवल यानी कि पार्लियामेंट लेवल पर भी हमें 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व करनी चाहिए। अभी इससे बिल चल रहा है, इट्स नॉट पास्ड अंटिल नाउ। ओके, तो पहले पूरी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइड करा, फिर उनमें से कुछ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ बना ली। अब ये इलेक्शन प्रोसेस बता रही हूँ, इलेक्शन कैसे होता है। अब नेक्स्ट स्टेप है वोटर्स लिस्ट को बनाना, यानी कि अब कौन वोट करेगा ये भी तो देखना है ना। अब हमारे यहाँ पर जो वोट कौन करेगा, ये जो लिस्ट बनती है एक पूरी कि ऑफिशियल वोटर्स कौन है। हमारे यहाँ पर 18+ के जो लोग हैं वो वोट कर सकते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है कि एवरी पर्सन कैन वोट एंड एवरी वोट हैव इक्वल वैल्यू इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट ऑफ पीपल या ऑफ द जेंडर ऑफ पीपल। फाइन। और जो ये लिस्ट बनती है इसको कहते हैं इलेक्टोरल रोल्स या वोटर्स लिस्ट। अब सब लोग हमारे यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजन लोग वोट कर पा रहे हैं, यानी कि हमारे यहाँ पर जो इलेक्शंस है वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हो रहे हैं। हमारे यहाँ पर जो सिस्टम फॉलो होता है वो होता है इलेक्टिव फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि एक कार्ड दिया जाता है लोगों को, वो कार्ड देकर ही लोग आकर वोट करते हैं। वो कार्ड कंपलसरी तो नहीं हुआ, मतलब जब आप वोट करने आ रहे हो तो आप ये कार्ड लेके आओगे, एपिक इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, बट कंपलसरी नहीं है ये कार्ड दिखाना। लोग ड्राइविंग लाइसेंस अपनी आइडेंटिटी के प्रूफ के लिए ये कार्ड दिखाना होता है, बट कंपलसरी अभी नहीं किया गया है। ठीक है, वोटर्स लिस्ट भी बन, कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी रिजर्व हो गई, कौन वोट करेगा ये पता लग गया, किसे वोट करना है, यानी कि कैंडिडेट्स कौन कौन होंगे। तो नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो एक नेक्स्ट स्टेप आता है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, लोगों को रियल चॉइस मिल रही है, यानी कि इंडिया में इलेक्शंस कैसे हैं, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस है। हमारे यहाँ पर सिर्फ जो 25 साल से ऊपर लोग हैं ना वो इलेक्शंस को कंटेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं स्टेट्स में, है ना, हर एक पार्टी अपने कैंडिडेट को खड़ी करती है कि ये हमारी पार्टी से ये यहाँ पर
खड़ा हो रहा है, ये यहाँ पर कैंडिडेट है, तो पार्टी उसको टिकट देती है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हो गए। अब जो जो कैंडिडेट्स हैं वो नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं और मनी देते हैं टू द इलेक्शन कमीशन एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट कि हाँ जी हम जो है नॉमिनेट कर रहे हैं एज अ कैंडिडेट इस पार्टी से, ठीक है। अब उन लोगों को अपने क्रिमिनल केसेस के बारे में भी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, एसेट्स कितनी है, प्रॉपर्टीज़ लाइबिलिटीज़ कितनी है, फैमिली कैसी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैसी है, और ये पब्लिक में भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं डिसीजंस, ठीक है। जैसे पब्लिक जो है डिसीजन ले सके कि हमें किसको वोट करना है, कौन हमारे लिए सही कैंडिडेट होगा। अब हमारे यहाँ पर सिर्फ 25 एज जो है वो एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखी है फॉर द नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। एजुकेशन क्राइटेरिया कोई नहीं रख रखा। क्यों नहीं रख रखा? जैसे एग्जांपल देखो, अगर हम क्रिकेट देखें, क्रिकेट में हमें एक प्लेयर चाहिए और हम रख दें कि क्वालिफिकेशन की ग्रेजुएशन होनी चाहिए तभी ये क्रिकेट में खेलने आएगा, बट ग्रेजुएशन और क्रिकेट का कोई भी एज सच लिंक नहीं है ना। आप पर्सन इज़ 10th पास, ही कैन बी अ वेरी नाइस क्रिकेटर। तो सिमिलरली आपको MLA MPs चूज़ करने, आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ देखनी है। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो PhD हो या वो ग्रेजुएटेड हो या कुछ भी हो। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐसा सच नहीं है, ठीक है। अब नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स भी आ गया। नेक्स्ट काम है इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन में लोग क्या, जो कैंडिडेट्स हैं वो क्या करते हैं, स्लोगन्स और कुछ स्लोगन्स देकर अपनी पार्टी के बारे में बताते हैं कि हम जीत गए तो हम ये करेंगे वो करेंगे, या कुछ प्रॉमिसेस करते हैं, इस टाइप की चीज़ें। कुछ फेमस वो हैं स्लोगन्स, देखते हैं। जैसे 1971 में इंदिरा गांधी ने एक स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ, पॉवर्टी रिमूव पॉवर्टी, तो इससे जीत भी गई थी ये। फिर 1977 में जो आपकी जनता पार्टी थी, जयप्रकाश नारायण, JP कहते हैं इनको, उन्होंने स्लोगन दिया था सेव डेमोक्रेसी, जीत भी गए थे फिर ये। बंगाली इलेक्शंस हुए थे 1977 में, लेफ्ट फ्रंट ने वहाँ पे स्लोगन यूज़ करा था, लैंड टू द टिलर। फिर प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज जो है स्लोगन यूज़ किया था NT रामाराव ने, जो कि तेलुगु देशम पार्टी के लीडर हैं आंध्र प्रदेश में। जब 1983 में इलेक्शंस हुए थे आंध्र में, तब इन्होंने ये स्लोगन यूज़ किया था। तो काफ़ी सारे स्लोगन्स यूज़ होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी स्लोगन यूज़ करो, आप कुछ भी कर रहे हो इलेक्शन कैंपेन में। रिस्ट्रिक्शंस भी होती है कुछ, कि आप लोग वोटर्स को ब्राइब, घूस नहीं दे सकते, उनको आप थ्रेटन नहीं कर सकते, या कास्ट या रिलीजन के बेसिस पर वोट नहीं मांग सकते, या आप गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को इलेक्शन कैंपेन में यूज़ नहीं कर सकते हो। 25 लाख से ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते हो लोकसभा के इलेक्शन में कैंपेन्स के दौरान, राइट। और 10 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते आप असेंबली इलेक्शंस में एक स्टेट में। और एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है कि कुछ रूल्स होते हैं, आपको इन रूल्स को फॉलो करके ही इलेक्शंस कैंपेन करने। जैसे कि आप किसी वर्शिप की प्लेस को इलेक्शन प्रोपेगेंडा की तरह यूज़ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट व्हीकल्स को यूज़ नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं है कि अब इलेक्शंस आने वाले हैं तो आपने कोई प्रोजेक्ट कर दिया कि हम तो रोड्स बना रहे हैं, नहीं। आप ऐसा कुछ इलेक्शंस के बिल्कुल जब इलेक्शंस आने वाले हैं तब कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट या पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। अब इलेक्शन कैंपेन्स हो गए। अब नेक्स्ट क्या है, वोट डालना, यानी कि पूलिंग। अब फाइनल स्टेज है ये। अब पूलिंग बूथ पे लोग जाते हैं, वोट डालते हैं, उनकी फिंगर पे एक निशान लगता है कि हाँ जी वोट डाल दिया। पहले तो एक बैलेट पेपर होता था, कि एक पेपर होता था, उस पेपर पे यहाँ पे पार्टी के नाम या सिंबल होते थे, यहाँ पे आपको स्टैंप लगा के आई होती है जिसको भी आप वोट कर रहे हो। आजकल तो EVM मशीन्स होती हैं, पार्टीज़ होते हैं, उनके सामने पार्टी के नेम्स होते हैं, सिंबल होते हैं, फिर बटन होता है, जिसको वोट करना है बटन क्लिक कर दो। अब पूलिंग हो गई। अब पूलिंग हो गई, सब लोगों ने वोट कर दिया जो कि 18+ थे। फिर क्या हो गया, जो EVMs हैं, जो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं, इनको सील कर दिया गया, एक सेफ प्लेस पे ले जाया गया। अब जो इलेक्शन कमीशन ने एक डेट फिक्स करी थी कि इस दिन काउंटिंग होगी, उस दिन इन EVMs को निकाला गया, काउंटिंग हुई, और TV और रेडियोज़ पे ब्रॉडकास्ट हुआ कि टेलीकास्ट हुआ कि कौन गवर्नमेंट बनेगा, कौन सरकार बनाएगा। तो इस तरीके से पूलिंग एंड काउंटिंग वोट्स हो जाती है। जो पार्टी जीतती है वो अपनी जीत एक्सेप्ट कर लेती है, जो हारती है वो भी अपनी हार जो है एक्सेप्ट कर लेती हैं पार्टीज़। अब नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन। हमारे यहाँ पर जो ये सारा इलेक्शन का काम है वो इलेक्शन कमीशन ही करवाते हैं, इलेक्शन कमीशन ही करवाता है। इसकी इंडिपेंडेंस उतनी ही है जितनी कि इंडिपेंडेंट आपके यहाँ पर इंडिया में जुडिशरी है। हेड कौन करता है इलेक्शन कमीशन को? चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो कि प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं। और एक बार अपॉइंट होने के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो आंसरेबल नहीं है, ना तो प्रेसिडेंट के और ना ही गवर्नमेंट के। और इनको हटाना बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क है, वर्चुअली इम्पॉसिबल ही मान लो इनको हटाना। तो जो ये बोलेंगे वही होता है। तो इनकी वजह से ही इलेक्शंस कैसे कंट्रोल हो रहे हैं, कैसे कंडक्ट हो रहे हैं, कैसे चल रहा है इलेक्शन प्रोसेस, वो यही करते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट को जो है वो भी आपका इलेक्शन कमीशन ही लेके आता है, रूल्स लेके आता है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ट्रांसफ़र करना है, उनकी कहाँ ड्यूटी लगानी है, वो भी सारा इलेक्शन कमीशन का ही काम है। कितना पैसे खर्च कर सकते हो, कोई अगर मोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं कर रहा तो उनको कैसे पनिशमेंट देनी है, ये सारी चीज़ें जो कौन देखता है, इलेक्शन कमीशन ही देखता है। बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उनकी बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट भी है, और इसकी वजह से ही हमारे यहाँ पर जो इलेक्शंस हैं वो फ्री एंड फेयर कंडक्ट होते हैं। अब एक ये चीज़ चेक करने का कि इंडिया के इलेक्शंस जो हैं वो कैसे हैं, मतलब डेमोक्रेटिक है या नहीं है, वो
पीपल के पार्टिसिपेशन से भी हम देख सकते हैं कि जब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे तभी तो लोग वोट करने आएंगे ना। जब इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो ही नहीं रही, लोगों को पता है कि भाई हम वोट करें ना करें, जीतना तो यही इंसान है, तो हम वोट करने क्यों ही जाएं। और रिसेंट ईयर्स में इंडिया की जो वोटिंग पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है बाकी वेस्टर्न कंट्रीज से कंपैरिजन में देखें तो। हमारे यहाँ पर वेस्टर्न कंट्री से कंपैरिजन से जो ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो एजुकेटेड लोग जो हैं वोट करते हैं, हमारे यहाँ पर पुअर, इलिटरेट, अनप्रिविलेज्ड लोग भी हैं, वो भी वोटिंग करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। फाइन, कॉमन पीपल जो हैं यहाँ पर, मिडिल क्लास लोग जो हैं वो सोचते हैं इलेक्शन होंगे, हम वोट दे के आएंगे तो हमारे जो रूल्स हैं हमारे लिए ये पार्टी बनाएगी, और अगर इन पार्टी ने रूल नहीं बनाए ढंग से प्रॉपरली, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, तो नेक्स्ट इलेक्शंस में हमने चेंज कर देंगे, इनको वोट नहीं करेंगे। तो ये सब कुछ लोगों का माइंडसेट है। तो दिस जस्ट शोज़ कि इवन जब लोअर स्केल लेवल पर भी लोग वोट करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ पर जो इलेक्शंस हैं वो फ्री एंड फेयर ही हैं। अब इलेक्शंस जो हैं, अब जो पार्टी जीतती है वो एक्सेप्ट करती है, जो पार्टी हारती है वो अपनी हार एक्सेप्ट करती है। तो ये चीज़ भी शो करता है कि हमारे यहाँ पर जो इलेक्शंस हैं वो कैसे हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है ना। अब चैलेंजेस भी कई होते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में। चैलेंजेस हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, जैसे कि जो कैंडिडेट्स जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं वो पैसे खर्च कर दिए, ज़रूरी थोड़ी है वही जीतेंगे। और कुछ स्मॉलर पार्टीज़ हैं, उन्होंने अगर पैसे खर्च करे और वो हार जाते तो उनको तो बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज होता है कि उनका पार्टी फंड भी कम था और हम जीत भी नहीं पाए। अब तो कुछ फैमिलीज़ हैं, वो ऐसा होता है हमारे यहाँ पर कि जो पार्टी है वो सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स को टिकट देती है एज अ कैंडिडेट। फाइन, और कई जगह ये भी होता है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो इलेक्शंस में खड़े हो जाते हैं और कई बार जीत भी जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर, उनका जो खौफ होता है लोगों में कि भाई नहीं जिताना है। तो ये कुछ हमारे यहाँ पर चैलेंजेस हैं, इनको ओवरकम हम तभी कर पाएंगे जब ग्राउंड लेवल पे नॉलेज बढ़ाएंगे लोगों में, ग्राउंड लेवल पे लोगों को एजुकेट करेंगे, लोग ह्यूमैनिटी की तरफ बढ़ेंगे। सो दीज आर द चैलेंजेस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में भी है, बाकी डेमोक्रेसीज़ में भी है, बाकी कंट्रीज़ में भी है।